नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए जो है कि जनगणना को पढ़ेंगे। और जनगणना में जो है कि हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के जनगणना को। और आपको पता होना चाहिए कि जनगणना में ही यह भी आता है एससी एसटीज के, ये एससी एसटीज के बारे में जनगणना। तो पूछा जाता है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा है। पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से जिले में सबसे कम है, इनका लिंगानुपात कितना है और इनका जो है लिटरेसी रेट कितना है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का कितने परसेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन इन फ्यूचर बनेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है कि एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आधे घंटे का ये वीडियो होगा जिसमें हम लोग इन सारी बातों को पढ़ेंगे। और इसके पहले हम जो है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनगणना को पढ़ रखा था, जिसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल में उत्तर प्रदेश की जनगणना को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनगणना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जैसा कि हमने बताया कि एससी एसटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न उठता है, पहले हम पूरे भारत के बारे में देखेंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे यूपी का। तो पहले आप देखिए कि पूरे इंडिया में जो एससी एसटीज हैं वो कितने हैं। तो देखिए, इधर जो है एससी के आंकड़े हैं, इधर एसटीज के, और इधर जो है इसके सब्जेक्ट है। तो देखिए, भारत की कुल जनसंख्या में कितने परसेंट एससी हैं, तो 16%। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले भी, तो याद रखिए कि 16% है। पूरे इंडिया में जो है 16% एससी हैं और 8% जो है 8.61% एसटीज है। तो आपके दिमाग में ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि आपको पता है कि इंडिया में जो है कि एससी को कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया है, 15% का। तो आप देख सकते हैं, अगर ये पूरे 100% में से अगर इनको 15% का आरक्षण दिया गया है तो इनकी पॉपुलेशन कितनी है। और आरक्षण देने का आधार ही यही होता है कि इनकी जो है पूरे कंट्री में कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आधार पे ही आरक्षण दिया जाता है। तो देखिए, 16% इनकी पॉपुलेशन है, लगभग 16.5%, और इनको 15% का आरक्षण है। और ऐसे ही बात करें एसटीज का, तो एसटीज को जो आरक्षण दिया गया है वो 7.5% है। तो इनकी पॉपुलेशन आप देख रहे हैं 8.5% है, तो इनको आरक्षण 7.5% का दिया गया है। तो ये अगर ये चीजें आपको पता है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अब ये रही तो भारत की बात। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए, 4,13,57,608। तो आपको इतना ऊपर ऊपर याद रखना है कि 4,13,00,000 है। और एसटीज की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन जो है 11 लाख है मात्र। और प्रदेश में इनका अगर परसेंटेज देखा जाए तो हमारे यूपी में जो है 100% में से 20.69% एससी है, 20% है। और एसटीज कितने हैं, मात्र 0.6%। तो आप कोई वैकेंसी वगैरह निकलती होगी तो देखते होंगे कि उसमें एसटीज का जो सीट है बहुत ही कम होता है एससी के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं एससी के कंपैरिजन में ये काफी, इनका पॉपुलेशन भी कम है। तो ध्यान दीजिए कि 20% है। और ये 20% वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि यूपी में कितना पॉपुलेशन है एससी का। तो 20% है, इस बार हो सकता है एसटी पूछ ले, तो आप याद रखिए 0.6% है। तो कितना है एससी का पॉपुलेशन, तो 0.6% है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें जो है, इसमें पुरुष कितना है। तो इन 4 करोड़ में से 2,16,00,000 पुरुष हैं और 1,96,00,000 जो है महिलाएं हैं। तो याद रखिएगा, इनको अगर जोड़ेंगे तो इतना ही नंबर आएगा। और एसटी की बात करें तो पुरुष जो है इसमें 5 लाख हैं और 5,81,000 जो है पुरुष है और 5,53,000 महिलाएं हैं। और आपको ये बात जान के शायद अगर नहीं पता तो हैरानी होगी, एसटीज में जो होता है सेक्स रेशियो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे स्तर पे होता है एसटीज में सेक्स रेशियो। अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, तो देखेंगे सेक्स रेशियो कहीं कहीं किसी किसी राज्य में ज्यादा है, तो आप देखते रहिएगा। अब यही देख लीजिए, ये तो नीचे ही दिया है। तो यहाँ देखिए लिंगानुपात, जो सेक्स रेशियो है
यह देखिए एससी में कितना है 907 और यूपी का कितना है 912, 912 है। मतलब ये जो है एससी में सेक्स रेशियो यूपी से भी कम है और इंडिया के जो 943 से है उससे भी कम है, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ इनका देखिए एसटीज का सेक्स रेशियो अगर आप देखेंगे तो यूपी का 912 है, इससे भी बेटर पोजीशन पे है, और इंडिया का 943 है, इससे भी दोनों से बेटर है। तो आप याद रखिएगा एससी में सेक्स रेशियो यूपी से और इंडिया से खराब है और एसटीज में दोनों से अच्छा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आपको याद करने योग्य आंकड़ा ये है कि पूरे भारत में याद रखिए 16% है, यूपी में 20% है, और इधर भी याद रखिए 8.5% और 0.6%। और इनका जो लिंगानुपात है वो 907 है और एसटी का है 951। तो एसटीज का जो सेक्स रेशियो है वो 951 है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम जिलेवार जो है ये सेक्स रेशियो और जो भी आंकड़े हैं उनको हम जिलेवार देखते हैं। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आजमगढ़ है। यहाँ का देखिए सेक्स रेशियो कितना है 1021। एससी एसटीज अगर मिला के देखें तो सबसे अच्छा जो लिंगानुपात है वो आजमगढ़ का है, तो याद रखिएगा आजमगढ़। और ऐसे ही बात करें सर्वाधिक एससी व एसटी जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा एससी वाला जिला तो देखिए सीतापुर है, सबसे ज्यादा है 14,46,000। और सबसे ज्यादा एसटीज कहाँ है, तो सोनभद्र में है, कितना है 3,85,000। तो दोनों बातें आप याद रखिए, एससी सबसे ज्यादा सीतापुर में है और एसटी सबसे ज्यादा सोनभद्र में है। और ये सोनभद्र से लगे जो जिले हैं, सोनभद्र हो गए, मिर्जापुर हो गए, बनारस हो गया, बनारस, गाजीपुर, ये सब जिले जो है ना यहाँ एसटीज जो है बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो पूरे प्रदेश के एसटीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं दक्षिण वाले, इसमें सबसे ज़्यादा एसटीज है। इन्हीं 4 जिलों में आपको जो है कि 80% एसटीज मिलेंगे। अब आगे देखिए न्यूनतम एससी व एसटीज वाला जिला। अभी हमने यहाँ सर्वाधिक वाला देखा तो सीतापुर में सर्वाधिक है, सोनभद्र में एसटी सर्वाधिक है। अब न्यूनतम में देखें तो बागपत। अब बागपत में देखिए एससी का जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, कितना, मात्र 1,49,000, 1.5 लाख मान लीजिए आप। और बागपत में एसटीज भी कम है। तो ये तो आपका मजा ही है कि अब यहाँ जो है कि आपको याद करना नहीं पड़ा, बागपत में सबसे कम एससी एसटीज है, तो याद रखिए। अब इधर जो है एसटीज का देखिए आप, बागपत में मात्र 14 एसटी है। आप समझ सकते हैं, मात्र 14, ये उंगलियों पे गिन सकते हैं। अब देखिए सर्वाधिक एससी एसटी परसेंटेज वाले। अब हम यहाँ परसेंटेज देखेंगे, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक परसेंटेज मतलब उनके पूरे पॉपुलेशन में से जो अगर 100% उनका पॉपुलेशन है तो उनमें 34% जो है कौशाम्बी में केवल एससी है, और सोनभद्र में पूरे 100% पॉपुलेशन का 20% जो है एसटी है। और न्यूनतम की बात करें तो देख लीजिए संख्या में भी बागपत है तो परसेंटेज में भी होगा, यह मात्र 11% है एससी। और एसटी जो है वो देखिए 0.001%। अगर इनको नंबर में लेंगे तो 14 आएगा। तो दोस्तों ये हमारा स्टैटिक है। आप मान लीजिए कि ये इतने और इतने आपको एकदम जबान पे रटे होने चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के यहीं से आने वाले हैं। अब देखिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 10 नई जनजातियों को 2003 में सूचीबद्ध किया गया। तो जितने जनजाति थे उनमें से 10 और जनजाति को 2003 में जोड़ा गया प्रदेश में, हमारे यूपी में। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा एससी जो है वो कहाँ है, यूपी में। जनसंख्या की दृष्टि से आप ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज की दृष्टि से नहीं है। अभी हम परसेंटेज की दृष्टि से देखेंगे तो वो हमारा कोई और जो है राज्य आ जाएगा, पंजाब आएगा। तो देखिए
जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा एससी है, जबकि परसेंटेज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है चौथा राज्य है। तो देखिए प्रथम जो है पंजाब है। अभी मैंने बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिए, ये बातें इंपॉर्टेंट है। यूपी पहला है, अगर परसेंटेज की बात करें तो पंजाब पहला है। यहाँ पूरे पॉपुलेशन का जो 31.9% है, लगभग 32% ये एससी है। और एसटीज की अभी हम आगे देखेंगे वो हमारा कौन सा है। तो देखिए मिजोरम होगा। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति अब देखते हैं हम जो टॉप 5 जिले हैं, मोस्ट वाले और लिस्ट वाले। तो सर्वाधिक एससी वाले जो 5 जिले हैं, सबसे बड़ा अभी हमने देखा सीतापुर है, यहाँ 14.5 लाख थी। उसके बाद प्रयागराज, और प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि में टॉप पर है। आपको पता है कि यहाँ की जनसंख्या जो है 59 लाख है लगभग। तीसरे नंबर पे हरदोई आता है, फिर आजमगढ़, फिर लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ये, याद रखिए, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और न्यूनतम हम देख लेते हैं एससी वाला टॉप। तो बागपत में हमने देखा था सबसे कम था। फिर श्रावस्ती हमने अपने पिछले जनसंख्या वाले वीडियो में देखा था, इन सब के बारे में देखा था। तो वहाँ श्रावस्ती जो था, यहाँ लीस्ट जो है सबसे कम साक्षरता दर है, और ग्रामीण जनसंख्या यहाँ सबसे ज़्यादा थी। गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर महोबा, फिर ललितपुर। तो आपको जो है बागपत याद रखना है इधर से, और इधर से पांचों याद रखना है। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति के प्रतिशतता वाले देख लेते हैं। तो हमने देखा था टॉप पे कौशाम्बी था, फिर उसके बाद सीतापुर। अब सीतापुर यहाँ पहले नंबर पे है और परसेंटेज में सेकंड नंबर पे आ जाता है। फिर हरदोई देखिए यहाँ भी है तीसरे नंबर पे, यहाँ भी तीसरे। उन्नाव, रायबरेली। अब देखिए न्यूनतम परसेंटेज वाले, तो बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, वाराणसी का सेम स्टेटस कितना है, 13.2%। अब ऐसे ही चलिए हम एसटीज का देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले। तो सोनभद्र है टॉप पे, पहले नंबर पे, कितना है, 3,85,000। फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। अब ऐसे ही देखिए एसटीज का जनसंख्या, बागपत में हमने देखा था पहले नंबर पे था, मात्र 14 थे। कन्नौज में देखिए 15 है, आप उंगली पे गिन सकते हैं 14-15। फिर बदायूं 58 है, एटा में 140 है, औरैया कासगंज में सेम स्टेटस रखता है, कितना है, 150। अगर ये दोस्तों, अगर ये इसको नंबर इतना कम है तो मे भी आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट नंबर ही पूछ ले कि बता दो कितना है। तो मेरे ख्याल से ये आपको याद रखने होंगे कि बागपत और कन्नौज में याद रखिए 14-15 है, ठीक है। अब ट्रिक थोड़ा लॉजिक से समझिए। बागपत में 14 है, कन्नौज में 15 है, इसको एक साथ याद रखिए, बागपत कन्नौज एक साथ 14-15। बदायूं एटा 58 है, बदायूं में, एटा में 140 है, औरैया कासगंज में 150 है। तो 140 150 एटा औरैया याद रखिए एक साथ, बदायूं को 58 है। तो मे भी हो सकता है इसको डायरेक्ट पूछ ले कि कन्नौज में कितनी संख्या है, तो 15 है। बागपत में 14 है, लिस्ट है ये, सबसे कम वो है। अब प्रतिशतता में देख लीजिए परसेंटेज वाइज, तो सोनभद्र यहाँ भी पहले नंबर पे था, परसेंटेज में भी सबसे अधिक है, 20%। ललितपुर में फिर आ गया 5%, देवरिया में 3.54%, ललितपुर में इसको 6% मान सकते हैं। बलिया में देखिए 3.4%, कुशीनगर में 2.3%। न्यूनतम में बात करें तो देखिए कन्नौज, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, इसमें आप देख रहे हैं शुरुआती के अगर देखा जाए तो यहाँ 0.001%, 0.001% कन्नौज बागपत में, क्योंकि यहाँ नंबर 14 था, यहाँ 15 था, तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बदायूं में देखिए 0.002%, और बदायूं में कितना था, तो अभी हमने 58 देखा था, तो 58 था। बुलंदशहर में
0.006% और मुजफ्फरनगर में 0.008%। तो टॉप के 3 याद रखिएगा और इधर जो है नंबर पूरे का याद रखिए। अब दोस्तों कुछ फैक्ट देखिए। फैक्ट्स, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक एवं सबसे कम जनगणना। तो ये चीज़ें हमने अपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, यहाँ हम थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि हम आगे कुछ ऐसे स्टैटिक्स पढ़ेंगे कि इनका काम आएगा। तो देखिए, अगर आप पढ़े हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अगर पिछला वीडियो मेरा देखे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला था, सर्वाधिक वाला तो प्रयागराज था, हमने देखा था कि 59,54,000 था। न्यूनतम वाले कौन थे, तो महोबा था, 8,75,000। सर्वाधिक जनघनत्व वाले तो कौन सा था, गाजियाबाद। हमने देखा था कि लोग काम करने के लिए यहाँ प्रवास करते हैं, तो यहाँ का जो जनघनत्व है काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 4,000 के आसपास। 4,000 से 29 कम है, ऐसे याद रखिए, 4,000 से 29 कम है। न्यूनतम घनत्व वाला कौन सा था, तो ललितपुर था। अब ललितपुर में 242 है। ललितपुर इसलिए भी है कि ललितपुर, लखीमपुर खीरी ये सब जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े आते हैं और है ये पठारी, तो यहाँ पॉपुलेशन कम ही रहेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात में जौनपुर था, 1024 था। साथ ही हमने देखा था कि केरल का जो सेक्स रेशियो था, लिंगानुपात, वो 1084 था। तो यहाँ से जो है 60 कम है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, गौतम बुद्ध नगर। हमने देखा था कि गौतम बुद्ध नगर जो है यहाँ पर शहरी आबादी बहुत ज़्यादा है और जो है कि लिटरेसी रेट में भी काफ़ी टॉप पे आता है, लेकिन लिंगानुपात की जब बात आती है तो ये न्यूनतम में आ जाता है। लोग पढ़ लिख के भी मतलब क्या ही रह गए। देखिए, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला, तो देखिए 10 की वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर में भी खूब अच्छे से हुआ, लगभग 50% बढ़ गई यहाँ की पॉपुलेशन। न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर नगर रहा, 10%। अब आगे देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जो जिला है वो प्रयागराज है। यहाँ कितनी ग्रामीण है, तो 44 लाख, 44,81,000। और न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, तो यह गौतम बुद्ध नगर है। अब देखिए, सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जो जिला है, शहरी आबादी की बात कर रहा है, ये ग्रामीण अभी हमने देखा, तो यह गाजियाबाद है। और न्यूनतम शहरी आबादी कहाँ है, तो श्रावस्ती में। अब देखिए, सर्वाधिक नगरीकरण जो परसेंटेज वाइज है, तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है। तो देखिए, शहरी आबादी में भी गाजियाबाद है और परसेंटेज में भी गाजियाबाद है। और न्यूनतम नगरीय परसेंटेज है तो श्रावस्ती में। तो देखिए, श्रावस्ती यहाँ भी न्यूनतम शहरीकरण में है और न्यूनतम प्रतिशतता में भी है। और न्यूनतम साक्षरता में भी श्रावस्ती है और न्यूनतम पुरुष में भी श्रावस्ती है और न्यूनतम महिला साक्षरता में भी श्रावस्ती है। तो श्रावस्ती का ये याद रखिए। और सर्वाधिक साक्षरता जिला बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा तो VA गौतम बुद्ध नगर है। तो साक्षरता में पुरुष महिला दोनों में, और महिला साक्षरता सबसे अधिक जो है कानपुर में है और न्यूनतम जो है श्रावस्ती में। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो बलरामपुर में है, 950 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो बागपत में है, 841। और बागपत में हमने देखा था कि SC और ST सबसे कम है। सर्वाधिक नगरीकरण परसेंटेज गाजियाबाद में, ये रिपीट हो रहा है, न्यूनतम श्रावस्ती में, हमने अभी देखा। अब आगे हम देखिए, मिलियन प्लस नगरीय संकुलन देखते हैं, आबादी वाले जिले। अब नगरीय संकुलन क्या चीज होता है, तो नगरीय संकुलन वो होते हैं, जैसे यहाँ देखिए 10 लाख से अधिक नगर निगम आबादी वाले जिले। तो जो नगर होते हैं उसके आसपास के जो क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं, शहर बनते हैं, उसको नगरीय संकुलन कहते हैं। तो वो देखेंगे तो नगरीय संकुलन की सबसे बड़ी बात है कि ये नगर के आसपास ही बसते हैं। देखिए, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो सबसे ज्यादा जो नगरीय संकुलन है वो कानपुर नगर के आसपास है। और आपको पता है कि कानपुर जो है यह उद्योग के लिए काफी फेमस जगह है, तो उद्योग धंधे होंगे तो आसपास के क्षेत्र भी डेवलप होंगे। फिर लखनऊ है दूसरे नंबर पर, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। और यही सब जिले जो है आप यहाँ देखिए वही वाले हैं, लखनऊ, कानपुर। ये देखिए, पहले यहाँ कानपुर, यहाँ दूसरे नंबर गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, सेम यही वाले हैं। तो मैंने बताया कि
नगरीय संकुलन वहीं बढ़ेगा जहां नगर होंगे। तो ये 10 लाख से अधिक नगर निगम आबादी वाले कुल 12 जिले हैं, जिनमें से ये 6-7 का यहाँ लिस्ट दिया है। और इनमें सबसे बड़ा है नगर निगम के क्षेत्रफल, नगर निगम की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, मेरठ, वाराणसी और सबसे इन सब में सबसे कम प्रयागराज है। और प्रयागराज में ग्रामीण जो है सबसे ज्यादा है और जनसंख्या भी जो है पूरे जिले में सबसे ज्यादा है। लगभग 60 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें ग्रामीण है 45 लाख। देखिए 2011 के जनगणना के हिसाब से कुछ बातें देख लेते हैं। तो 1 से 10 लाख आबादी वाले, जो 1 से 10 लाख के अंदर हैं, ऐसे वैधानिक नगर है 64। 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने हैं? 7 हैं। और 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले हैं तो 12। और ये 12 कौन से हैं? यही है। अब उत्तर प्रदेश में केवल प्रयागराज ही जनसंख्या जो है, प्रयागराज की ही जनसंख्या कितनी है? 5 मिलियन से अधिक है। हमने देखा 60 लाख है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। महोबा, चित्रकूट जिलों की जनसंख्या ही 1 मिलियन से कम है। इन दोनों को मिला दो तो भी 1 मिलियन से कम हो जाएंगे, और प्रयागराज अकेले जो है 6 मिलियन है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है 4,44,00,000 का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। अगर कुल नगरीयकरण जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यूपी का स्थान सेकंड है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो वो जो है राज्य के 23 जिले ऐसे होंगे। प्रतिशत की दृष्टि से तो 30वें स्थान पे है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे पे है, और प्रतिशत की दृष्टि से 30वां स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला कौन है? तो महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है 4,44,00,000 नगरीय है, महाराष्ट्र की 5 करोड़। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 12% है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के 30वां स्थान पर आता है, तो हमने अभी बताया। राज्य के कुल 23 जिले ऐसे हैं जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राज्य के औसत से नगरीय प्रतिशत 22% से अधिक है। तो 75 में से 23 ऐसे जिले हैं जो राज्य की ओवरऑल नगरीय जनसंख्या से 23 जिले इसके आंकड़े से ऊपर ही आते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम धर्म आधारित यहाँ जनगणना को पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि जब जनगणना होती है तो यहाँ पे एक सामान्य जनगणना होती है, कितने लोग हैं। फिर दूसरी जनगणना एक होती है, उसमें जो है SC STs का पॉपुलेशन गिना जाता है। फिर तीसरी जनगणना आती है, धर्म के आधार पे होता है। चौथी टाइप की जनगणना होती है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की जनगणना होती है। तो इसी जनगणना में जो है कई प्रकार के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, उसको अलग अलग हम देखेंगे। तो देखिए धर्म आधारित जनगणना हम देखते हैं। तो धर्म आधारित जनगणना का सबसे पहली बार काम 2001 में हुआ था। तो इसके पहले वाली जनगणना में ये जो है, तो कहने का मतलब पहली बार ये होता है, ये दूसरी धर्म आधारित जनगणना है, तो याद रखिएगा। 15वीं जनगणना के धर्म आधारित आंकड़े जो है 25 अगस्त 2015 को जारी किए गए। तो हमारी जो 2011 की जनगणना है यह स्टार्टिंग से तो 15वीं है, लेकिन आज़ादी के बाद कौन सी है? तो 7वीं। सभी धर्मों में पुरुष की जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है, उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, महिलाओं की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो अगर महिलाओं की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है सभी धर्मों में, तो लिंगानुपात भी बढ़ा होगा। तो देखिए सभी धर्मों में लिंगानुपात 2011 की तुलना में वृद्धि ही देखी गई। तो सभी धर्मों में तो बताया कि महिलाएं अगर बढ़ेंगी तो लिंगानुपात भी बढ़ेगा। लिंगानुपात के तुलनात्मक रूप में सर्वाधिक वृद्धि मुसलमानों में हुई है 1.5% की। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक कितने हैं? 20%। और अल्पसंख्यक होते कौन है? तो मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन। अब कहा जाए तो हिंदू को छोड़ के जितने भी धर्म होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे। और एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जनसंख्या में सबसे कम जो है कौन से धर्म के लोग हैं? तो कौन है? वो बौद्ध धर्म के हैं। यूपी में सबसे कम कौन है?
तो जैन। ये अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है घटते क्रम में कि अल्पसंख्यकों में सबसे कम कौन है, जैन। अब आगे देखिए, धर्म के आधार पे हम स्टैटिक पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश के स्तर पे है और ये भारत के स्तर पे है। इधर धर्म दिया है, जनसंख्या प्रतिशत, 10 की वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता। तो देखिए, हिंदू सबसे ज्यादा है 80%, 10 की वृद्धि 16%, लिंगानुपात 339%, साक्षरता 73%। मुसलमानों का देखिए प्रतिशतता कितना है यूपी में, तो ये 19.26% है। 10 की वृद्धि 24%, देख रहे हैं लगभग 25% की इनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, 1/4। लिंगानुपात 951, हिंदू से अच्छा है। साक्षरता हिंदू से कम है। सिख में देखिए 0.62% है, ये पूरे यूपी का जो है 0.32% है। और 10 की वृद्धि 8.4%, लिंगानुपात 903 है। साक्षरता सबसे बेटर है ऊपर से, हिंदू मुस्लिम से। ईसाई का देखिए इतना इतना है, इनका देखिए लिंगानुपात सबसे अच्छा है। तो आप यहाँ जैन धर्म देखिए, इनकी साक्षरता जो है सबसे बेटर है। ईसाई लोगों की लिंगानुपात सबसे बेटर है और मुसलमान की जो है जनसंख्या वृद्धि बहुत ही ज़्यादा है। और बौद्ध धर्म की देखिए साक्षरता दर भी अच्छी है। तो ये याद रखिए कि जो इन सभी धर्मों में बौद्ध धर्म सबसे कम है। प्रतिशतता के आधार पर देख रहे हैं कि 0.12% है और यही क्वेश्चन प्री में पूछा गया था। तो इसका आंसर बौद्ध धर्म था। अब देखिए, सर्वाधिक हिंदू आबादी वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं, तो चित्रकूट में सबसे ज्यादा है 96%। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले शीर्ष 3 जिले, तो रामपुर सबसे ज्यादा 50%। नाम है रामपुर लेकिन मुसलमान सबसे ज्यादा है। इसके बाद मुरादाबाद, बिजनौर। और हिंदू में देखें तो चित्रकूट है पहले पे, ललितपुर पे मैनपुरी। और हिंदू आबादी वाले शीर्ष 3 शहर, ये जिले हैं और ये शहर हैं। और मुस्लिम आबादी वाले शीर्ष 3 शहर, तो देखिए हिंदू में गाजियाबाद सबसे ऊपर है 82%, फिर झांसी, फिर आगरा। मुरादाबाद मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा शहर है 47%, फिर सहारनपुर, फिर अलीगढ़। अब दोस्तों, ये हमने धर्म आधारित जनगणना देख लिया। अब स्लम आधारित जनगणना देख लेते हैं। तो देखिए, स्लम किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए, जनगणना के उद्देश्य के लिए स्लम को आवासीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब स्लम कौन होते हैं, तो आवास, फैलाव, भीड़ भाड़, दोषपूर्ण व्यवस्था, खराब व्यवस्था होगी, ऐसी इमारतों के डिजाइन, सड़क की संकीर्णता, पतली सड़कें, दोषपूर्ण व्यवस्था हो, वेंटिलेशन की कमी हो, घर है खिड़की नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, स्वच्छता की सुविधा का अभाव हो, इन सब का अभाव। और इन कारणों से अगर जो होता है किसी भी संयोजन जो सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, स्लम कहलाते हैं। जनगणना के उद्देश्य से मलिन बस्तियों को वर्गीकृत किया है 3 प्रकार में। कौन से? अधिसूचित मलिन बस्तियां, चिन्हित मलिन बस्तियां, मान्यता प्राप्त मलिन बस्तियां। इनके बारे में देखिए, तो मोटे तौर पर 2011 की जनगणना के हिसाब से 1.37 करोड़ परिवार जो है, या तो 17% शहरी भारतीय परिवार एक झुग्गी में रहता है। जनगणना 2001 की तुलना में भारत के सभी 4041 वैधानिक शहरों को शामिल करती है, जबकि 20,000 से अधिक जनसंख्या वाली वैधानिक शहर हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का स्लम जनगणना देख लीजिए। तो राज्य के कुल वैधानिक नगर कितने हैं? 648। राज्य के कुल प्रतिवेदी नगर 293। अधिसूचित स्लम जनसंख्या 5,62,000। स्वीकृत स्लम जनसंख्या 46,78,000 और चिन्हित स्लम जनसंख्या 10 लाख। राज्य के कुल स्लम जनसंख्या लगभग 9.5% है, 62 लाख। इसमें पुरुष महिला देख लीजिए, इतने इतने हैं। अब यहाँ देखिए आप, देश की कुल स्लम आबादी में स्थान जो है यूपी का चौथा स्थान है। तो पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, दूसरे पे है आंध्रा, तीसरे पे है पश्चिम बंगाल। ये स्लम आबादी में स्थान है, तो यूपी में चौथा स्थान है। लगभग 10% लोग स्लम में रहते हैं। तो सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगर देखिए, अब ये नगर की बात कर रहा है, तो तमिलनाडु पहले स्थान पे है,
मध्य प्रदेश दूसरे पे है, उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान है। राज्य की स्लम साक्षरता दर तो 69% है। कार्य की भागीदारी इनका 31% है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन सा है? मेरठ। सबसे कम है गाजियाबाद। बाकी बीच के आगरा, कानपुर, लखनऊ हुए। ये दोस्तों हम लोगों ने पिछले जो है जनगणना वाले में देखा था, अंतिम आंकड़ों के हिसाब से जिले की जो है कुल आबादी, पुरुष महिला, 10 की वृद्धि, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, 0 से 6 की लिंगानुपात, साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ये हमने देखा था। आप यहाँ यूपी का ध्यान रखिए। यूपी में जो कुल आबादी है 20 करोड़, पुरुष कितना है? 10 करोड़ 44 लाख, महिला कितना है? 9 करोड़ 53 लाख, 10 की वृद्धि 20% की हुई थी, लिंगानुपात 912 है, जनघनत्व जो संख्या घनत्व है 829 है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो लिंगानुपात है 902 है, साक्षरता दर जो है 67% है। इसमें पुरुष जो है 77% है, 67 में 10 बढ़ा देंगे 77, 10 घटा देंगे महिला की साक्षरता दर आ जाएगी 57%। ये है ये सब। और साथ ही साथ आपको एक बात ये याद रखनी है, जब ये 2011 की जनगणना हुई थी तो उस टाइम यूपी में 71 जिले थे, अभी हैं 75। तो 4 बढ़े कौन से हैं? तो संभल, शामली, हापुड़, अमेठी, ये 4 एक्स्ट्रा बढ़े हैं जिले के रूप में 2011 की जनगणना के पश्चात बने हैं। तो बताया कि अभी इसके बाद बने हैं। और संभल जो है मुरादाबाद, बदायूं से टूट के बना है, मुजफ्फरनगर से टूट के बना है शामली, गाजियाबाद से टूट के बना हापुड़, और रायबरेली सुल्तानपुर से थोड़ा थोड़ा लेके अमेठी बना। तो याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए आप संबंधित अन्य आंकड़े, तो गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या कितनी है? तो यह 29.43% है। यह प्री का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि यूपी में कितनी % आबादी गरीब है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो कितने हैं? 29%। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 65 है, शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हजार, जन्म दर जो है 25.6 प्रति हजार है, कुल प्रजनन दर 2.9 है, टारगेट है 2.1 करना। देश में सर्वाधिक 60+ वाले लोगों की संख्या केरल में सबसे ज्यादा है 12%, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में 4.6%। वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात, अब ये क्या चीज है? तो कितने ऐसे लोग हैं जो 60+ के हैं और जो है अपने परिवार पे डिपेंडेंट हैं, तो यह यूपी के जो 14% लोग हैं वो ऐसे हैं। तो ये रहा हमारा। अब दोस्तों हम थोड़ा सा देख लेते हैं सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना। सरकार जो है 2011 की जनगणना में ही एक सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इसे कहते हैं, ये 2011 की जनगणना में ही हुई थी, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था 2015 में। तो देखिए, और ये केवल और केवल जो है केवल ग्रामीण के लिए निकलता है, तो याद रखिएगा। तो फिलहाल इस जनगणना के जो है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े ही जारी किए गए हैं, शहरी क्षेत्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट ग्रामीण और शहरी दोनों का निकालती है, लेकिन अभी जो है केवल ग्रामीण का पब्लिश किया गया है। और अभी मैंने बताया कि यह जो जनगणना 2011 से स्टार्ट हुई थी, तो पहले स्टार्ट कहाँ हुई थी? तो त्रिपुरा के जो है होजे मोरा ब्लॉक से यह स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या जो है, अब ये जो जनगणना हुई थी गांव वाली, तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी, और जो शहर वाली हुई थी वो शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। तो ये बातें याद रखिएगा। अब चलिए इसमें हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, देश में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को मिलाकर कुल परिवार जो है 24 करोड़, यह क्या है? गरीब है। इसमें 17 करोड़ जो है, इसका 73% हो गया गांव से हैं, शहर से हैं 6 करोड़, कुल 26%। अब देखिए, जो है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के हिसाब से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मुखिया परिवारों के जो मामले में सबसे अच्छी स्थिति है, महिला मुखिया परिवारों के मामले में सबसे अच्छी स्थिति ये लक्षद्वीप की है। ग्रामीण आबादी में अशिक्षा के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान है, और दूसरे स्थान तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश बिहार है। राजस्थान के गांव में अधिक लोग जो है प्राइमरी से कम पढ़े हैं, तो अभी देखिए अशिक्षा के मामले में राजस्थान पहले में है,
मतलब यहाँ के लोग ऐसे हैं जो 5 से भी कम तक पढ़े लिखे हैं। ये गांवों की बात हो रही है। स्नातक या उससे अधिक शिक्षा में दिल्ली पहले स्थान पे, गेस भी कर सकते हैं आप। अब ये हो गए। अब चलिए इसमें हम कुछ जो है, अगर ये जातिगत जनगणना हो रही है तो उसमें हम SC ST के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए सबसे अधिक SC परिवार कहाँ है? पंजाब में। कुल कितना है? 36.75%। तो हमने देखा था अभी ऊपर कि उत्तर प्रदेश SC ST के मामले में सबसे ज्यादा है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की, तो हमने अभी देखा था कि उत्तर प्रदेश में जो SC ST का पॉपुलेशन है वो 20% है लगभग। और हमने देखा था कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे ज़्यादा SC हैं यहाँ पर, लेकिन ये पूरे राज्य का केवल 20% ही थे। लेकिन पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ की सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक SC परिवार है और पूरे राज्य का ये 36% है। और सबसे अधिक ST परिवार मिजोरम में है, लगभग देखिए 99%। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सबसे कम SC परिवार कहाँ है? तो यह मिजोरम ही है। बाकी के जो 1% 1.5% बचे उसमें सब है, उसमें SC भी है, तो कम ही हुआ। अब आगे देखिए, देश के 5.4 करोड़ 30% ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि। ये पूरे देश की बात कर रहा है। इसमें सबसे अधिक कृषि आय स्रोत वाले ग्रामीण परिवार है मिजोरम 73%। सबसे कम वाले हैं चंडीगढ़, मात्र 1.5%। देश के 9.18 करोड़ 51% ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख दैनिक जो प्रमुख स्रोत है वो दैनिक मजदूरी है, रोज मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी, दिहाड़ी। सबसे अच्छी दैनिक मजदूरी पर निर्भरता परिवार जो है सबसे अधिक वो है बिहार 70%। वह सबसे कम दैनिक मजदूरी पर निर्भरता है नागालैंड का। देश के 1.7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत जो है वैतनिक नौकरी है। मात्र देखिए देश के जो 1.7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत है वैतनिक नौकरी, और यह 1.7 करोड़ ही है, जिसमें सबसे अधिक सरकारी सेवा में नियोजित ग्रामीण परिवार लक्षद्वीप में है और सबसे कम बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में है। अब ऐसे ही देखिए देश के जो 10.10 करोड़ ग्रामीण परिवार भूमिहीन है, जबकि 7.83 करोड़ परिवार ग्रामीण परिवारों के पास किसी न किसी प्रकार की भूमि है। देश के 1.7 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास सिंचाई के उपकरण है, हरियाणा पहले नंबर पे है। 64 लाख लोगों के पास जो है 50,000 या उससे अधिक के क्रेडिट कार्ड वाली लिमिट वाली किसान क्रेडिट कार्ड है, और इसमें भी हरियाणा पहले नंबर पे है। 68% ग्रामीणों के पास मोबाइल फोन है, और सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में है, 86% लोगों के पास मोबाइल फोन है। छत्तीसगढ़ सबसे कम है। देश के सबसे अधिक वाहन या तो नाव रखते हैं वो है गोवा के लोग, 65% लोगों के पास या तो अपनी खुद की गाड़ी है या तो उनका नाव है। अब देखिए देश के कुल ग्रामीण परिवारों में 1.97 करोड़ लोगों के पास फ्रिज है, और बिहार सबसे पीछे है। 17 करोड़ लोगों के पास अपना खुद का मकान है, जम्मू कश्मीर इसमें टॉप पे है। देश में 48 लाख लोगों के पास जो है ग्रामीण परिवार लोगों के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्योग चलाते हैं, मतलब कृषि से संबंधित छोड़ के, और इनमें जो है 82 लाख लोगों के पास जो है गांव के जो है 82 लाख ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार का टैक्स देते हैं। देश में सिर पर मैला ढोने जैसा अमानवीय चलन आज भी पूरी तरह रुका नहीं है, हमें पता है। और ग्रामीण भारत में औसतन 18 लाख लोग जो है सिर पर मैला ढोते हैं, और इनमें पहला स्थान जो है देखिए किसका है। तो देखिए देश में सर्वाधिक जो है लगभग 20% दमन एंड दीव में ग्रामीण आबादी लोग हैं जो सिर पर मैला ढोते हैं। यद्यपि राज्य की दृष्टि से त्रिपुरा सबसे ज्यादा है यहाँ पर सिर पर मैला ढोने वाले लोगों में। वहाँ ग्रामीण आबादी में जो 2.5% लोग यह काम करते हैं। इसके बाद मिजोरम है, जो यहाँ के लोग दूसरे नंबर मिजोरम है, यहाँ के 1% लोग मैला ढोते हैं। दोस्तों हम साथ ही साथ देखते हैं ये जो जातीय आधारित जनगणना है, इसमें देखिए
ये फैक्ट है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारत में जो अंतिम बार जाति आधारित जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। इसके बाद जो जनगणना हुई वो केवल जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का ही निकाला गया। जनगणना तो हुई सबकी, जैसे लास्ट टाइम अंतिम बार जो जाति आधारित जनगणना हुई थी, इसके बाद हर जनगणना में जातियों के आंकड़े सिर्फ जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के ही एकत्र किए गए। निकाला जा रहा है सबका, लेकिन 1931 के पहले जो है SC ST को छोड़ के जो पॉपुलेशन जनगणना हुई थी और जातियों की, वो 1931 में लास्ट टाइम हुई थी। इसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति और जाति का हो रहा है। इसलिए आज जो जातियों के आंकड़े मीडिया, सरकार या विभिन्न विभागों के पास हैं, उनका आधार वर्ष क्या है? 1931। सरकार निकालती हर साल है, मतलब हर जनगणना में निकालती है, लेकिन वो बताती नहीं है। और ये आधार वर्ष तो आप याद रखिए कि वो क्या है? 1931 ब्रिटिश काल के टाइम में। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 वाला जो है, यह जो है भारत की पहली सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है, स्वतंत्र भारत की। क्योंकि हमने देखा था अंतिम बार तो 1931 में हुआ था, अभी वाला जो हो रहा है ये स्वतंत्र भारत की पहली है। तो अब इनके बारे में फायदा क्या होता है ये जनगणना करने से? तो इनका 3 मुख्य उद्देश्य है। इससे क्या होता है कि परिवारों का सामाजिक आर्थिक स्तर पता चलता है और राज्य जो है सरकारें BPL कार्ड बनाने में उनको हेल्प मिलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन का। देश की जातिगत जो जनगणना है, इससे प्रामाणिक सूचना प्राप्त होता है। प्रामाणिक, ऑथेंटिक मतलब पक्का सूचना, गेस नहीं करते। और इससे क्या होता है कि शैक्षणिक स्थिति के बारे में भी सूचना प्राप्त होती है जातियों की, अन्य वर्गों की। तो ये रहा हमारा जाति आधारित जनगणना। अब देखिए, गवर्नमेंट ने 2026 तक के लिए कुछ टारगेट फिक्स किए हैं जनगणना के, जनसंख्या के। तो देखिए, कुल जो 2026 तक सरकार मानती है कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ेगी वो 1,40,00,000 करोड़ हो जाएगी। अपेक्षित जन्म दर जो है वो 16 प्रति हजार हो जाएगा और शिशु का मृत्यु दर जो है वो 40 प्रति हजार हो जाएगा। लिंगानुपात जो है 930 हो जाएगा, घट जाएगा 943 से। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लिंगानुपात घटेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जनसंख्या घनत्व 426 बढ़ जाएगी और 2001 से 26 के दौरान जो जनसंख्या वृद्धि होगी वो पिछले की अपेक्षा 36% होगी। तो ये बातें आप याद रखिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। वीडियो हम लोगों ने सेंसस के बारे में पूरी जानकारी ली। इस वीडियो में हम लोग SC ST धर्म आधारित जनगणना और सामाजिक आर्थिक रूप से जनगणना के बारे में पढ़ा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जनगणना के बारे में पढ़े हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाके आप देखें। दोनों वीडियो कंबाइंड रूप से आप पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम में आप 10 जो है प्रश्न के मालिक हो जाएंगे, 10 प्रश्नों के। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।